नमस्कार। टीवी 9 बिहार के खास कार्यक्रम राग बिहारी में अपने सहयोगी अंकित मिश्रा के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बिहार में चुनावों के ऐलान से पहले टिकट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। इस मंथन के बीच भी एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुटे हुए हैं। रणनीतियां कभी बिगड़ रही हैं, कभी बन रही हैं। माहौल थोड़ा गर्म है, लेकिन इस गर्म माहौल के बीच कई खबरें ऐसी हैं जिन्होंने बिहार के सियासी पारे और उसकी तपिश को और बढ़ा दिया है। आज जिन खबरों की हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले बात पवन सिंह की होगी। पवन सिंह जो भोजपुरी स्टार हैं, सिंगर हैं, उन्होंने राजनीतिक पारे को किस तरीके से गर्म किया है, किससे मुलाकात की है और इन मुलाकात ने कैसे सियासत का पारा हाई किया है। इसके अलावा बात सम्राट चौधरी की होगी, जिन पर आरोपों का एक बड़ा चक्रव्यूह, जिन पर प्रशांत किशोर ने रचा, हत्या तक के आरोप लगा दिए। उन आरोपों पर क्या कुछ सफाई पेश की है सम्राट चौधरी ने। बात अशोक चौधरी की भी होगी, जिन पर भी कई गंभीर आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए थे और इन आरोपों के जवाब में लीगल नोटिस अशोक चौधरी की तरफ से भेजा गया। तब उस लीगल नोटिस का होगा क्या, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात पवन सिंह की। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दिल्ली में कहा जा रहा है कि उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की है। अब उनकी बीजेपी में घर वापसी हो गई है। इस मामले को थोड़ा समझते हैं। अंकित, जरा बताइए, पवन सिंह का नाम आज खबरों में खूब चल रहा है कि बीजेपी ने उनको एक तरीके से वापस साध लिया है। कह रहे कि घर वापसी हो गई है। अब उनकी घर वापसी अगर बीजेपी में हुई है तो किस तरीके से, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात थी, उस मुलाकात के क्या मायने हैं, और बीजेपी में अगर घर वापसी हुई है तो आखिर समीकरण क्या बैठाना चाह रही है बीजेपी। बिल्कुल। तो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि आरके सिंह जो एक ऑफिसर पूर्व रहे हैं और बीजेपी के पूर्व सांसद और मंत्री, तो आरा सीट पे हाल ही में चर्चा थी, ये बहुत तेजी से चर्चा थी कि आरके सिंह जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी छोड़ने वाले हैं, बीजेपी से बगावत की बात कर रहे हैं। आरके सिंह के साथ ही मैंने हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें यह भी बताया था कि पवन सिंह की सीट बगल में ही है, काराकाट सीट है, उसका इंपैक्ट आरके सिंह के पे है और दोनों राजपूत समाज से आते हैं। अब उस बीच में ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि कहीं न कहीं अगर आरके सिंह बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो इसका एक डर और खलबली मचेगी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में, और उस चीज को मैनेज करने के लिए कहीं न कहीं पवन सिंह के पास ये लोग जाएंगे। ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि पवन सिंह पहले ही काराकाट सीट पर इतना बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वो साफ साफ दिख रहा है। जिस वक्त लोकसभा चुनाव हो रहा था उस वक्त तमाम लोग कह रहे थे कि काराकाट सीट पर पवन सिंह लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हार जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जो अपनी पार्टी से है और एकमात्र सीट मिली थी एनडीए अलायंस में, एनडीए अलायंस में एक ही सीट मिली, वो भी बेचारे हार गए। हारने के बाद जाहिर सी बात है कि गुस्सा दिखाया उन्होंने और उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में सामंजस्य नहीं है, इसी वजह से हमारी हार हुई। और ये सबको पता है कि सामंजस्य नहीं था तभी हार हुई, क्योंकि राजपूतों को वहां पे वोट बैंक ठीक ठाक है जी। और काराकाट की वजह से ही ये लोग आरा में भी हारे, राजपूत वहां पे वोट किए, लेकिन चूंकि कुशवाहा वोट हारे, उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए उसका असर वहां पे पड़ा। वहां के राजपूतों ने वोट उधर नहीं किया जी। राजपूतों ने आरा में किया, लेकिन कुशवाहा वर्ग के लोगों ने नहीं किया। तो मसला क्या है कि काराकाट जो सीट है वो कहीं न कहीं देखा जाए तो कुशवाहा बाहुल्य तो है ही है, बीजेपी जदयू का जो ठीक ठाक वहां पे प्रभुत्व दिखता है, राजपूत वोट बैंक माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, और उपेंद्र कुशवाहा जो कि बड़े नेता हैं कुशवाहा वर्ग के। अब देखिए वहां पे 2009 में जो चुनाव हुआ था उसमें जदयू के महाबली सिंह वहां पे चुनाव जीते थे। वो महाबली सिंह जदयू से लड़े थे प्रॉपर, लेकिन उन्होंने चुनाव जीता, तो जाहिर सी बात है कि वोट बैंक रहा होगा तभी उन्होंने चुनाव जीता है। फिर जब 2014 का लोकसभा चुनाव होता है उसमें उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतते हैं, जबकि सामने कांति सिंह थे, उनको उन्होंने हराया था जी। अब जब 2019 का चुनाव आया तो उसमें कुशवाहा की हार हुई। उसके बाद 2024 का जब चुनाव आया तो फिर वो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। 19 के चुनाव में यह हुआ था कि उनके सामने भी सेम टाइप के प्रतिद्वंदी उनके मिल गए थे। 24 के चुनाव में सीधे सीधे ये कहा गया कि सीपीआई-एमएल इतनी ताकतवर वहां पे नहीं है जितना या वो लोग भी अलायंस में ही लड़ रहे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का ताकत ज्यादा बताया जा रहा था।
मामला वहां गड़बड़ हुआ कि पवन सिंह को आसनसोल बंगाल से टिकट मिला था, बीजेपी ने दिया था, बीजेपी ने अचानक से टिकट काट दिया। अब पवन सिंह कुछ दिन तो शांत रहे, फिर अचानक से घोषणा कर दिए कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। काराकाट से चुनाव लड़े पवन सिंह लड़े, और उसके बाद फिर पवन सिंह ठीक ठाक वोट पाए। मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा सोच नहीं सकते थे कि जिस सीट पर हम चुनाव जीते हैं उस सीट पर हम तीसरे नंबर पर रहेंगे, पवन सिंह सेकंड नंबर पर रहेंगे। पवन सिंह को 2,74,000 वोट मिला था, उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 1,71,000 मिला, और जो चुनाव जीता है वो 3,80,000 से, बहुत ज्यादा मतलब कि फर्क नहीं था इन दोनों को अगर जोड़ दें। और ये सब कहते हैं कि इन दोनों का वोट जोड़ के ही होता अगर ये लोग साथ लड़ते। वही चीजें हैं। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह ने मुलाकात की है। ये लगभग 1 साल के बाद ये जो आपसी विवाद था, एक सीट पर लड़े थे, बीजेपी के वो हैं, और अब उनको बीजेपी के जो प्रभारी हैं, बीजेपी के प्रभारी ने भी साफ साफ कह दिया कि पवन सिंह बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं, और बीजेपी से ही आगे वो लड़ेंगे। ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह को आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है लगभग 2 सीट कम से कम दिया जाए, ऐसी चर्चा है। उनकी पत्नी भी सीट के लिए डिमांड कर रही है कि उनको भी टिकट मिले, और अगर 2 नहीं मिलता है तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है पवन सिंह ही विधानसभा चुनाव लड़े। और इसका एक दूसरा तर्क भी दिया जा रहा है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर हो या आरजेडी हो, एक लॉबी तैयार हो रही है बीजेपी के खिलाफ, तो कास्ट फैक्टर ये मजबूत फैक्टर है जिसको लेके समीकरण साधेंगे, और बढ़िया समीकरण बनेगा तो वो इलेक्शन में काम करेगा। जी, किन किन सीटों की, जैसा आप कह रहे हैं कि 2 सीटों की बात हो रही है, किन किन सीटों पर दावेदारी ठोक सकते हैं? ये क्लियर नहीं है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हो सकता है कि वहां से जो 2 विधानसभा सीट है वो क्लियर नहीं है कि किस विधानसभा से हो सकता है। ऐसा बात चल रही है कि 2 सीटों के लिए बात चल रही है। अगर 2 सीटों पे कंफर्म नहीं हुआ तो कम से कम पवन सिंह का माना जा रहा है कि वो अपनी सीट को लेके वो तैयारी कर रहे हैं। सीट कंफर्म नहीं है, या वो बीजेपी से ही लड़ेंगे, इस बात पे भी श्योरिटी नहीं है। एनडीए अलायंस में है वो, ये कंफर्म है। बीजेपी के हैं अभी तक तो वो भी कंफर्म है, लेकिन हो सकता है कि सीट शेयरिंग के हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा कुछ सीट बीजेपी अपने कोटे से दे के फिर उससे पवन सिंह को लड़ाई। कई बार ऐसा होता है कि टिकट देती है दूसरे पार्टी को, लेकिन नाम अपना होता है, नेता अपना होता है। बिल्कुल, मुझे लगता है पिछले चुनाव में भी वीआईपी के साथ, मुकेश सैनी के साथ कुछ इस तरह का अलायंस हुआ जिसमें अपने लोगों को लड़ाया गया, और उसके बाद फिर लोगों ने ले लिया था। ये चीजें होती हैं। ठीक है अंकित, आते हैं प्रशांत किशोर पर और सम्राट चौधरी पर। सम्राट चौधरी पर जिस तरीके के आरोप लगाए, जाहिर तौर पर वो आरोप सब्सटैंशियल थे। अब से पहले जो बात कर रहे थे उसमें सीधे सीधे आरोप लग रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसके बाद सीधे उन्हें संदिग्ध अभियुक्त बता दिया था। तो जाहिर तौर पर उनके बयान में वो सब्सटेंस जो है वो आया, लोगों को लगा कि वाकई गंभीर आरोप है और एक स्तर ऊपर जाकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब उन्होंने सफाई पेश की है। हालांकि बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि भाई ये बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक की तरह चुनावों से पहले सामने आ गया है, इसको किस तरीके से डिफेंड किया जाएगा, कल हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन अब उनका जब सफाई आ रही है, वो कह क्या रहे हैं और कितना मजबूत, जिस प्रभाव के साथ प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए, जिस इंपैक्ट के साथ, क्या उस इंपैक्ट के साथ ही या उतनी मजबूती के साथ सम्राट चौधरी जवाब दे पा रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो अब दिक्कत यह है कि सम्राट चौधरी जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के जवाब देने का जो तरीका है, और उस तरीके में एक सबसे बड़ी जो समस्या क्या है कि प्रशांत किशोर उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो सिर्फ मुद्दे तक ही रह सकते हैं। अब जैसे आप देखिए कि जो कल नया कुछ लाया इन्होंने लाया शिल्पी गौतम। शिल्पी एक लड़की थी, वो पटना की मिस ब्यूटी थी, या मतलब कि चर्चित काफी लड़की थी। अब हुआ क्या कि उसके बॉयफ्रेंड थे गौतम जी, दोनों का मर्डर हुआ। दोनों को मर्डर 26 साल पुराना केस है, शिल्पी जैन। अब उस मामले में अब जाके ये बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। दिक्कत उसमें यह थी कि जब वो केस हुआ और जिस तरीके से गैराज में उसका उन दोनों का लाश मिला और जो मृत अवस्था में मिले थे, वो ये आरोप लगा कि उनका रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था। तमाम जांच के प्रोसेस भी जो है उस प्रोसेस से गुजरे, लेकिन ये भी कहा गया कि हड़बड़ी में किस तरीके से एक गैराज में गाड़ी मिली और अंदर से वो बंद था, और उसके बाद जिस तरीके से उस गाड़ी को पुलिस वाले खुद ही उठा के लेके गए थाने में, और थाने में ले जाने के बाद फिर वो जांच हुआ। तो जाहिर सी बात है कि अगर गाड़ी कोई भी कहीं पे मिली है और वो जब संदिग्ध है और वहां पे कुछ कांड हुआ है, तो आप अपने हाथों से ड्राइव करके नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो है तो उसमें आपका उसमें मैच हो जाता है जी। उसके साथ ही आनन फानन में उन लोगों को जला दिया गया, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, इन सब चीज़ों में काफ़ी छेड़खान हुआ, और आरजेडी नेताओं का भी नाम आया, साधु यादव का खासतौर से खूब नाम चला। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि लगातार मीडिया में चल रही हैं, सबको पता है।
लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सीबीआई आई और सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। सीबीआई लगभग जांच की, 2002 तक जांच किया और उसने सीबीआई ने तमाम प्रोसेस में किया और उसी जांच के दौरान सम्राट नाम का एक नाम आया जिसमें ये कहा जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है कि राकेश कुमार, जैसा कि प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी का एक नाम राकेश कुमार भी है। चूंकि इन्होंने मार्कशीट की बात की सम्राट चौधरी की और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक नाबालिग, मतलब कि एक जो मर्डर हुआ था, 7 लोगों का मर्डर हुआ था, जिसमें ये आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने कि उस केस में कहीं न कहीं इनके ऊपर संदिग्ध ये आरोप लगा था और अभियुक्त जैसा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया कि ये था उन्होंने। लेकिन हालांकि जो सम्राट चौधरी पर जो आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया उसमें प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी ने जो नाबालिग अपने आप को दिखाकर वो रिहा हुए थे, यानी कि रिहा हुए हैं और उसका रिहा होने का आधार ही उनका नाबालिग होना था, न कि ये होना था कि वो केस में शामिल थे या नहीं थे। तो पहली चीज तो ये है कि प्रशांत किशोर डायरेक्ट उनको बोल रहे हैं कि वो उस मर्डर में थे और ये प्रूफ नहीं हुआ है कि उन्होंने वो उसमें शामिल नहीं थे, सिर्फ नाबालिग होने की वजह से वो छूटे। दूसरा उन्होंने ये लगाया कि राकेश कुमार, चूंकि उन्होंने अपने मार्कशीट को चेंज करने के लिए, नाम बदलने के लिए राकेश कुमार किया, तो 3 बार उन्होंने अपना नाम बदला। तो उन्होंने कहा कि राकेश कुमार का नाम था शिल्पी गौतम रेप मर्डर केस में। इस पे सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा कि राकेश कुमार जो नाम, जिस नाम का प्रयोग किया है वो बहुत ही बेबुनियाद है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरीके से मेरा नाम घसीटा जा रहा है ये कोई बाहरी व्यक्ति है जिसका नाम इसमें था और ये सही नाम नहीं है, ये प्रशांत किशोर का कहना है। प्रशांत किशोर ने इसके साथ ही कई ये सम्राट चौधरी ने इसके बाद ये भी कहा कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर बाहर से पैसा लेके आए हैं, बाहरी पैसा लूट के आए हैं और यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, उसका हिसाब दे। हालांकि प्रशांत किशोर ने पैसों का अपने हिसाब दिया था लेकिन प्रशांत किशोर ने जिन पैसों का हिसाब दिया तो उसमें प्रशांत किशोर ने एक बात कही कि पहले मैं राजनीति में नहीं था तो पहले मैं पैसा सलाह का नहीं लेता था, डायरेक्ट अपने पर्सनल जो सलाह होता था। अब वो बोल रहे हैं कि हम पर्सनल सलाह के करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपए का, उन्होंने कहा कि उतना मैंने पैसा लिया है। सम्राट चौधरी का यही कहना है कि आप अगर अब राजनीति में हैं तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन इन जवाबों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो लगता है कि अभी भी प्रशांत किशोर भारी ही दिख रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए अभी सम्राट चौधरी ने सफाई पेश करते हुए लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से उस वक्त आरजेडी ने उन्हें परेशान किया, लालू प्रसाद यादव ने उनके परिवार को परेशान किया, इस तरह की बातें उन्होंने कही। यानी कि जो आरोप हैं और जिस तरीके के आरोपों के चलते वो आरजेडी के उस जिस सरकार के दौर को जब जंगलराज कहा जाता है तो कम से कम उससे अलाइंड नहीं दिखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये कोशिश भी उनकी दिखाई दे रही है कि भाई वो पूरे उस सिनेरियो में फिट ना कर दे प्रशांत किशोर कहीं सम्राट चौधरी को, तो इससे किस तरीके से बचा जाए, उस वैसी सफाई दी जाए। बिल्कुल, तो वही है, मेन चीज ये है कि जब आरजेडी पे भी आरोप लग रहा है और प्रशांत किशोर जब ये बोलते हैं तो वो कई बार इस बात को रिपीट करते हैं कि पहली चीज तो ये है कि सम्राट चौधरी आरजेडी से आए हैं, सम्राट चौधरी आरजेडी से आए बीजेपी में, तो उस वक्त जब ये घटनाएं हो रही थी तो जाहिर सी बात है वो सम्राट चौधरी थे आरजेडी में। लेकिन जो नाम, जिस नाम का बार बार ये लोग राकेश जो जिक्र कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ी बात यह है कि वो लालू परिवार और आरजेडी से वो व्यक्ति भी जुड़ा था। राकेश भी नाम के एक व्यक्ति थे, वो थे, लेकिन ये राकेश नहीं है। इस बात को लेकर ये मतलब जितने बड़े पत्रकार हैं और तमाम लोग उस वक्त के हैं उन सबका क्लियर करना है कि अब सम्राट चौधरी या प्रशांत किशोर कहाँ से ये चीज़ें ले आ रहे हैं ये अलग की बात है, लेकिन सम्राट चौधरी का फिलहाल इस केस में दूर दूर तक नाम नहीं था। आगे क्या होता है जवाब तो क्लियर नहीं आ रहा है और बीजेपी की तरफ से भी जो जवाब आ रहा है वो जाहिर सी बात है कि अब इस तरीके से डायरेक्ट ऐसे मामले पे उजागर करना कि जो पुराना मामला है जब वो आरजेडी में थे, तो इस विषय पे जो कुछ भी बोल सकते हैं वो खुद सम्राट चौधरी ही बोल सकते हैं, उनके अलावा कोई जवाब ठोस दे नहीं सकता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, अब आ रहे हैं अशोक चौधरी पर। अशोक चौधरी को लेकर भी सियासी जो सरगर्मी है वो तेज है। लीगल नोटिस प्रशांत किशोर को उन्होंने भेज रखा है। अब कहा जा रहा है कि भाई लीगल नोटिस का क्या होगा, क्या प्रशांत किशोर पर किसी तरह का लीगल एक्शन होगा, क्या फिलहाल इस मामले में चल रहा है? तो अशोक चौधरी का एक बयान सुन रहे थे। अशोक चौधरी बयान दिए, कल सुबह उनका बयान आया था, वो लगभग शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले से ही था। थोड़ा सा यही वजह है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर हावी हो रहे हैं। अशोक चौधरी के साथ दो समस्या है। एक तो उनकी पार्टी उनके साथ नहीं है, पार्टी के मतलब ये है कि कोई भी सामने खुलकर बोल नहीं रहा है। दूसरी चीज़ ये है
कि जैसा कि बताया कि सम्राट चौधरी के केस में भी यही था कि प्रशांत किशोर इतना पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, इतनी गहराई में जाके मतलब कि पुरानी चीज़ों को निकाल रहे हैं कि पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ है भी नहीं। अब पार्टी का कोई नेता क्या जाने कि आपने क्या किया है, कहाँ आपका नाम रहा है। वो कोई भी प्रवक्ता आएगा तो सीधे सीधे इस तरीके की बातें बोलेगा कि नहीं ये सब फ्रॉड है, हवाबाजी है, जिस तरीके से पॉलिटिकल बयान दिए जाते हैं ऐसे कह के पल्ला झाड़ देगा। लेकिन फैक्ट टू फैक्ट जिस तरीके से आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं उस पर जवाब पार्टी दे भी नहीं सकती है। हाँ, लेकिन पार्टी विरोध नहीं करती है। यहाँ पे ही उल्टा हो रहा है अशोक चौधरी के साथ। अशोक चौधरी की पार्टी उनके खिलाफ खड़ी दिख रही है, खासतौर से जो सीनियर प्रवक्ता हैं और मेन प्रवक्ता हैं जदयू के नीरज कुमार, वो खुलकर बोल रहे हैं। हमारे डिबेट में एक दो प्रवक्ता और जुड़े थे, वो भी खुलकर बोल रहे हैं। आरके सिंह बीजेपी के जो नेता हैं, अभी ये कहा जा रहा है कि वो छोड़ देंगे या पार्टी जो भी कार्रवाई करेगी उन पे, लेकिन वो भी खुलकर बोल रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अशोक चौधरी बयान दे रहे हैं कि मैंने प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा था। लीगल नोटिस भेजने के बाद प्रशांत किशोर ने उस पर जो जवाब मांगा था, इन्होंने जवाब दिया भी। क्या जवाब दिया वो तो बताया नहीं अशोक चौधरी ने, पहली चीज। दूसरी चीज, अशोक चौधरी बोल रहे हैं कि अब त्योहारों का समय है, त्योहारों के समय की वजह से कोर्ट बंद है और कोर्ट खुलेगा उसके बाद ये क्या करेंगे ये बताने के बजाय उन्होंने आगे ये कहा कि अब हम चूंकि कोर्ट बंद है उसके बाद तो चुनाव ही आ गया है, तब जनता के अदालत में जाएंगे, डायरेक्ट जनता फैसला करेगी। बात यह है कि क्या उन आरोपों में जिस तरीके से लीगल नोटिस भेजे हैं अशोक चौधरी, उनमें कितना दम है, या जिस तरीके से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप लीगल नोटिस धमका के, बाकायदे मीडिया में ये बोल रहे हैं प्रशांत किशोर कि आपने जो लीगल नोटिस भेजा है उसको वापस लीजिए वरना 500 करोड़ का और खुलासा करूंगा और 1 सप्ताह के अंदर करूंगा। इसके बाद फिर अशोक चौधरी का कोई बयान अभी तक आया नहीं है। अशोक चौधरी ने यही कहा है कि जनता की अदालत में फैसला होगा। लीगल नोटिस फिलहाल हम दिए थे, वो जवाब भी दिए, लेकिन कोर्ट अभी बंद चल रहा है। उनकी बेटी शांभवी चौधरी ने क्या कहा? शांभवी चौधरी ने अपने ससुर का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि अब देखिए पर्सनल टारगेट हो रहा है और जिस ट्रस्ट की बात हो रही है उस ट्रस्ट पे जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, ये निराधार हैं, हमारी सास पॉलिटिकल नहीं है और आप लगातार पर्सनल टारगेट कर रहे हैं और ये ट्रस्ट बहुत पुराना है और लगातार सेवा कार्य चल रहा है। ये इस तरीके के जो बयान हैं, इन बयानों से कहीं ना कहीं ये तो समझ में आता है कि आप फैक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं कि अब जो डायरेक्ट इंसान पूछ रहा है कि शादी के बाद से लेके 1 साल के अंदर इतना पैसा कहां से आया, तो आपको उस नोट पे जाके जवाब देना पड़ेगा या आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे प्रशांत किशोर बोले कि हम इतना टैक्स देते हैं, इतना हम उसका जीएसटी देते हैं, जो भी चीजें हैं, और इतना करेक्ट अमाउंट बता रहे हैं खुद से कि इतना पैसा हमारा आता है। ये है। तो कुल मिला के यह कि फैक्ट पे और उस नोट पे जाके जवाब देने के बजाय बात को कहीं ना कहीं गोल घुमा के निकाला जा रहा है। लेकिन ये बात क्लियर है कि ये जितने मामले हैं इन सब चीजों में जब हम बात करते हैं, क्या इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी अगर पॉलिटिकल हम समझने की कोशिश करें, अब जिस तरीके से जेडीयू के प्रवक्ता लगातार खुलकर बोल रहे हैं और लीगल नोटिस पर थोड़े नरम पड़ गए हैं अशोक चौधरी, जैसा आपने कहा कि कोर्ट अभी बंद है और उसके बाद हम जनता की अदालत में चूंकि चुनाव आ चुका है, क्या जेडीयू ने एक तरीके से अपने प्रवक्ताओं को आगे करके अशोक चौधरी से कन्नी काट ली है ताकि पार्टी पर उसका इंपैक्ट उतना ना आए, पार्टी जनता के बीच ये मैसेज जाए कि देखिए पार्टी तो बोल रही है, पार्टी तो ये उनसे सवाल पूछ रही है, बिल्कुल, भले उनको पार्टी से नहीं निकाला गया लेकिन पार्टी तो अपना काम कर रही है। बिल्कुल, तो पार्टी अपना काम कर रही है। और नीतीश कुमार के बारे में कहा भी जाता है कि जैसे अब खुद प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार घोटाला नहीं करते, नीतीश कुमार स्वच्छ छवि के हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह स्वच्छ छवि के थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार स्वच्छ थी, उसी तरीके से नीतीश कुमार तो साफ सुथरे हैं, लेकिन इनकी सरकार में इनका चूंकि नीतीश कुमार की स्थिति, वो लगातार ये कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, इन वजहों से वो इंटरफेयर नहीं करते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं और सब मनमानी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया कि ये अब तक की सबसे भ्रष्टतम सरकार है, ये उनका कहना है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से लालू यादव और उनके शासनकाल में जिस तरीके से
वो होता था, कानून जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ती थी, हिंसा होता था और लोगों की हत्याएं होती थी, वो चीज़ें उतनी नहीं है ये कह सकते हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात कर ले तो ये है कि पूरी तरीके से और कोई टोकने वाला नहीं, बेरोक टोक भ्रष्टाचार हो रहा है नीतीश की सरकार में, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन एक दूसरा इसका पहलू ये भी है कि नीतीश कुमार सफाई ले लेते हैं। जब वो पहले भी, इसके पहले तेजस्वी यादव पे भी आरोप लगे थे तो उन्होंने सीधे कहा कि तेजस्वी यादव जब गठबंधन थे तो तेजस्वी यादव आरोपों का जवाब दें। अब जदयू ये चाहती है कि अशोक चौधरी, चूंकि पर्सनल सिर्फ अशोक चौधरी ही टारगेट हो रहे हैं, अभी तो फिलहाल इतना ही है, इसके बाद नया कोई एक दो और आ जाएगा तो वो तो अब जदयू समझे उसकी स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति यही है कि सिर्फ अशोक चौधरी टारगेट पे है। तो इन लोगों को लग रहा है कि एक नेता है और अशोक चौधरी भी बाहर से आए हुए नेता हैं, इनके पुराने नेता हैं नहीं, तो इन लोगों को लग रहा है कि अशोक चौधरी अपनी आरोपों का जवाब देने के लिए सक्षम है, और जवाब नहीं देते हैं तो फिर देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी एनडीए अपनी रणनीतियां कूटनीतियां बनाने में लगी है, तमाम समीकरणों को साधने में लगी है, दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए खेमे के लिए प्रशांत किशोर एक बुरे सपने की तरह सामने खड़े हैं। एक बड़े मजबूत तगड़े आरोपों का पुलिंदा लेकर और बड़ी सफाई से नीतीश कुमार को न टारगेट करते हुए बीजेपी के तमाम बड़े नेता और जेडीयू के बड़े नेताओं को इस तरीके से उस चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि अब उनके आरोप इस तरीके के हैं कि ना बीजेपी और जेडीयू नेताओं को उगलते बन रहा है, ना ही निगलते बन रहा है। खैर, इस पर क्या कुछ अपडेट होगा, इस पर नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन बिहार झारखंड से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 बिहार झारखंड। नमस्कार।